Good morning, dear students. Welcome back to your history class. I hope you people have enjoyed your vacations a lot, and today we are back with our syllabus. So, before starting any of the thing like that, I must tell you that CBSE has revised its syllabus, and I'm telling you that there are a few chapters that have been cut from your syllabus. Just like chapter number first from the beginning of time is now not in your syllabus. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 नोमैडिक एम्पायर्स जो हमने करना था हम लोग उसको शुरू ही नहीं कर रहे हैं इसलिए. देन चैप्टर नंबर 8 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कल्चर्स. ये बेसिकली तीनों के तीनों चैप्टर्स कट हैं और आज हमने थर्ड यूनिट यानी कि सेक्शन 3 शुरू करना है, दैट इज़ चेंजिंग ट्रेडिशंस. तो आज इसकी हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड अबाउट ऑल्सो द टाइम लाइन ऑफ दिस. सी 19th सेंचुरी में हम लोगों ने ये देखा कि भाई 9th सेंचुरी में कि लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया ने के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन हुई. बहुत से एम्पायर्स की, नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में, इजिप्शियन, रोमन, अरब एम्पायर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. डिफरेंट इनकाउंटर्स हुए, बहुत सारे एम्पायर्स सामने आए, नए ट्रेडिशंस चेंज हुए किसी ना किसी तरह से, डेवलपमेंट हुई, साइंटिफिक नॉलेजेस आई हमारे पास, रिलीजियस बिलीव्स और सीरियस थॉट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट के किस तरह से गवर्नमेंट चलनी चाहिए, इस चीज़ को हमने पढ़ा. डिफरेंट कोड्स ऑफ लॉ बने, टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट आई, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आई. कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस जो थे ना इस चीज़ के वो यूरोप से बाहर देखने को मिले. हमने देखा कि बाय द 5th सेंचुरी CE द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट आर डिसइंटीग्रेटेड. जो रोमन एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी और वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर जो रोमन एम्पायर के रिमेन्स थे दे वर स्लोली अडाप्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये रिमेन्स आ रहे थे. मैं आप लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा नहीं चाहती आप लोग डिटेल में जाएं, बिकॉज ये जो डिटेल है ये हमारी लास्ट 5th चैप्टर नोमैडिक एम्पायर से लिंक्ड है एंड हमारे सिलेबस में से वो चैप्टर रिड्यूस हो चुका है. तो हम यहाँ पे आएंगे कि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई उस टाइम पर, इसको बोला गया फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म बेसिकली क्या होता है? फ्यूडलिज्म का बहुत सिंपल सा मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस यूनिट को शुरू करने से पहले. फ्यूडलिज्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामंतवाद. फ्यूडलिज्म का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि एक बड़ा अमीर राजा है, उसके अंडर लोगों ने काम किया और उसके लिए लड़े, उसके लिए झगड़े, उसको खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो भाई आवाज़ उठाई और एज अ रिजल्ट जब वो राजा खुश होगा तो वो क्या करेगा, अपनी कुछ ज़मीन का कुछ हिस्सा उस बंदे को दे देगा, उस बंदे के नाम कर देगा. वो इंसान क्या करेगा, उससे जितना रेंट आता रहेगा ही विल एक्वायर दैट रेंट एंड गो ऑन विद द फ्लो. वो चीज़ है. तो ये क्या हुआ, फ्यूडलिज्म वाज मार्क्ड बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कैसल्स के अराउंड या मेनर हाउसेस के अराउंड जो बनाए गए, लॉर्ड्स ऑफ द मेनर पोजेस्ड लैंड जो पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे और अपनी लॉयल्टी और गुड्स सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते थे. ये लॉर्ड्स क्या करते थे, उनकी प्लेज जो लॉयल्टी थी उनके बदले में उनको कुछ क्या देते थे, ज़मीन का टुकड़ा देते थे. एक काम कैथोलिक चर्च का भी सामने आया. कैथोलिक चर्च का नाम हम लोगों के लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कैथोलिक चर्च ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इस टाइम पर कैथोलिक चर्च ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि जिस तरह से जो पॉप्स थे चर्चेस के या जो चर्च थे, चर्च अपने आप में ही बस भगवान से भी ऊपर कंसिडर किया जाता था. कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हम लोगों को इस बारे में पता है. ये चर्च थे, मोनेस्ट्रीज बनाई गई कि जहाँ पे गॉड को हम लोग अपने आप को अपनी सर्विस दे सकते हैं, गॉड को हम लोग डिवोट कर सकते हैं खुद को. और आपको मैं एक बात बताऊँ, सबसे बड़ा ब्लफ इस टाइम पर क्या हुआ, ब्लफ ही बोलेंगे हम उसको, कि कैथोलिक चर्चेस ने ना इंडल्जेंसेस शुरू कर दी सामने रखना. इंडल्जेंसेस होते हैं, क्षमा पत्र बोलते हैं हम जिसको, कि इन्होंने क्या किया, भी पैसे लेने शुरू कर दिया. अगर आपने कोई सिन, इफ़ यू हैव कमिटेड एनी ऑफ द सिन, यू कम टू द चर्च, बाय दैट इंडल्ज इन रिटर्न ऑफ मनी, उसको खरीद लो और उसके ऊपर अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स लिख लो और जाके वो पीछे बिल्कुल जहाँ जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है और जो वो सब है उसके पीछे जाके वो डाल दो पैसे के साथ और आपको क्षमा मिल जाएगी, भगवान आपको नर्क में जाने से रोक लेंगे. इस तरह के काम चर्चेस के अंदर उस टाइम होने शुरू हो गए थे. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई. और एक बात और भी थी कि हम लोग उस टाइम पर दूसरे कल्चर्स, जो दूसरी रिलीजन्स थे वो इन्हांस हो चुके थे. मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा आ चुके थे. हम लोग इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं. इस्लाम मेडिटेरियन जो एरिया है, फ्यूडल एरिया से होली प्लेसेस इस्टेब्लिश हो गई, क्राइस्ट से लेके मुस्लिम्स तक पहुंच गए. और कुछ जो लोग थे दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दीज इंडल्जेंसेज एंड ऑल. और कैथोलिक चर्च का जो सिस्टम था, कैथोलिक चर्च क्या करता था, दे डिमांडेड लैंड इन देयर फेवर. अपने लिए उनको लैंड चाहिए होती थी ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये इस चीज़ से भी लोग अगेंस्ट हो चुके थे. तो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द इस्लामिक ट्रेडिशन.
कमर्शियल एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ सामने आई। देखो ये एक एग्जांपल है जो पैलेस ऑफ डॉग इन वेनिस बोलते हैं। मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल एक्सपेंशन लोगों के सामने आई उस टाइम पे कि उनको वैल्यू पता लगी, ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स की रिस्पेक्ट पता लगी। तो इस्लामिक आर्ट को जब देखा और चर्चेस की जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई, इंटेलिजेंसेस एंड ऑल, तो इन लोगों ने एक नया एक पैटर्न आया 16 लगभग आपका 1665 के आसपास, 1666 के आसपास बेसिकली हमारा रेनेसां इसको रेनेसां बोलते हैं, रेनेसेंस नहीं बोलना, रेनेसां बोलते हैं। रेनेसां शुरू तो हो गया था हमारा 14th सेंचुरी से लेके, और हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रेनेसां के अंदर। और 1688 में एक रेवोल्यूशन और भी हुआ था हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमें यहाँ पे मेंशन ना हो फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उस रेवोल्यूशन को हमने बोला ग्लोरियस रेवोल्यूशन। क्या हुआ था, रेनेसां का जो पीरियड था, जो शुरू हुआ था, वो रेनेसां हम अचीव कर चुके थे। पुनर्जागरण होता है कि हम पुरानी सोच से क्या है उसको जागरूक हो रहे हैं, पुरानी सोच से, उसको कहते हैं रेनेसां। ठीक है, रेनेसां वही है। 14 to 16 सेंचुरी में चला, ये नई टेक्नोलॉजी और यही चीज़ें आई सामने। ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया। हम लोग, मैंने राजा राम मोहन रॉय का नाम बताया आपको, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब अबॉलिश करने का जब टाइम आया, टेक्नोलॉजी आई, सब पुराने सोशल लेवल्स को हमने अबॉलिश किया, तो ये सब केस में नाम आया, रेनेसां में आया। और अब मैं आप लोगों को कुछ टाइमलाइन दिखाती हूँ ज़रा कि क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही। सारी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ चीज़ें करेंगे सिर्फ। जैसे ये यूरोप के अंदर 1358 की बात है। फ्रेंच पीजेंट्स जो थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट टैक्सेस। 1452 और 19 में क्या हुआ, फर्स्ट जो बुक थी यूरोप के अंदर आई, लियोनार्डो दा विंसी ने लिखी, पेंटर आर्किटेक्ट जो थे उस टाइम पर। विलियम शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट की तरह सामने आए 1564 के अंदर, 1616 तक रहे ये। और एक फर्स्ट नॉवल जो था स्पेनिश में लिखा गया, डॉन किजोट, ये सामने आया। लुइस 14 हम पढ़ चुके हैं, लुइस 14 के बारे में क्लास 9th में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये सामने आए। पोर्टुगीज सामने आए। प्लस 1325 में आपको पता है 1325 से 50 का जो टाइम था, दैट मीन्स 48 से 55 के बीच में स्पेशली प्लेग आया इजिप्ट के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूं तो विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ 1336 में। वास्को डिगामा इंडिया पहुंचे 1498 में। इंडिया की खोज हुई तो बाबर, बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में। बाबर के बाद अकबर आए, उन्होंने मुगल रूल को इस्टेब्लिश किया। अकबर के बाद लास्ट में 1600 तक, मतलब पहुँचते आपका अकबर के टाइम से ही 1605 तक अकबर रहे। 1600 तक ही बेसिकली हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन हुआ ताजमहल का। शाहजहां का टाइम आया, मुमताज़ के नाम पर शाहजहां ने क्या बनाया, ताजमहल बनाया। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाहजहां के बेटों में से औरंगज़ेब वाज वन ऑफ द बहुत ही अलग किस्म का रूलर कंसीडर किया जाता है औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब ने खुद क्या किया, अपने फादर को बंदी बना के आगरा फोर्ट में बंदी बना दिया था कि भाई यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, आई कांट लेट यू जस्ट फ्लो द मनी लाइक दिस। आप पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। बंदी बनाया तो शाहजहां ने उस टाइम पर एक बात रखी कि मुझे इस जगह पर इस तरह से रखो कि मैंने अपनी बीवी की याद में, अपनी वाइफ की याद में, अपने इन द मेमोरी ऑफ माई बिलवड वाइफ मैंने ये ताजमहल बनाया, मुझे दिखता है। तो ही मेड आगरा फोर्ट एट दैट टाइम। और वहाँ से आगरा फोर्ट में जो बिल्कुल टॉप मोस्ट जो फ्लोर है, वहाँ से एग्जैक्टली आज भी ताजमहल बहुत क्लियरली दिखता है। फिर फर्स्ट शुगर प्लांटेशन इस्टेब्लिश हुई वेस्ट इंडीज़ के अंदर 1654 के अंदर। कोलंबस वेस्ट इंडीज़ पहुँचे, इस्टेब्लिशमेंट हुई वेस्ट इंडीज़ की यहाँ पे। फिर कनाडा, फ्रेंच एक्सप्लोरर्स कनाडा पहुँचे, पेरू तक पहुँचे, ये शुगर प्लांटेशन हुई। डच सेलर्स ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, एंड आई अश्योर यू दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी रियली, दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल हम अपना फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का स्टार्ट कर लेंगे। ऑल दिस वाज रियली इंट्रोडक्शन।